दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक बहुत दिन से कंसोलिडेट हो रहा है 150-160 के आसपास। अब आप देख ही सकते हो कि इसने एक ज़बरदस्त तेज़ी बनाई थी, स्टॉक 400 तक पहुंचा था। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई और स्टॉक आ गया नीचे। अब क्या यहाँ से एक ज़बरदस्त तेज़ी की शुरुआत होने वाली है या आने वाले दिनों में स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा? तो यहाँ पे आरबीआई कुछ बड़े फैसले ले रही है एनबीएफसी के लिए भी और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी। यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे अपने बिजनेस को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस भी करने जा रही है और साथ में कंपनी ऑनलाइन पेमेंट यानी डिजिटल बैंकिंग का बिजनेस भी करने जा रही है और साथ में कंपनी अगर आप देखें तो ब्रोकिंग का बिजनेस भी करेगी। ये जो अलग अलग बिजनेस है ये आने वाले समय बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि स्टॉक महंगा है। तो क्या वाकई में स्टॉक महंगा है या इस समय इसकी ये जो प्राइस है इस पर खरीदारी की जा सकती है? क्या ये आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है? क्या है आने वाले समय के इसके टारगेट, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग देख सकते हो कि 12:30-1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 359 पर, क्लोजिंग थी कल की 357 के आसपास। इंट्राडे में 360 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 355 का। तो आप ये देख ही सकते हो स्टॉक में दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे गिरावट भी हो रही है और निचले लेवल से खरीदारी भी दिख रही है। तो स्टॉक फिलहाल अपने बड़े फ्रेश ट्रिगर के लिए इंतजार में खड़ा है। इस समय 358 के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.15% की मामूली सी तेजी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक लगभग उसी लेवल के आसपास है काफ़ी दिनों से। सबसे जो बड़ी बात है कि 23 अप्रैल को स्टॉक ने 394 की एक फ्रेश हाई बनाई थी, शानदार। और रिजल्ट के बाद स्टॉक दौड़ा था, 400 को टच नहीं कर पाया और वहीं से इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। और तब से आप देखें तो स्टॉक लगातार नीचे आया और ये देखो 23 अप्रैल के बाद जो स्टॉक गिरते हुए अगर आप देखें तो काफ़ी नीचे आ गया था। ये 349-47 तक पहुँच गया था 13 मार्च को। तो जो स्टॉक 400 तक पहुंचने वाला था वो स्टॉक 350 से भी नीचे पहुंच गया 13 मार्च को। लेकिन उसके बाद में स्टॉक के अंदर थोड़ी थोड़ी तेज़ी फिर बननी शुरू हुई और 350 के नीचे स्टॉक जाने के बाद अब यहाँ पे देख लो कि स्टॉक 350 से 360 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहा है और एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। वैसे अब आप देख लो कि ये पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से इसी लेवल के आसपास है, थोड़ा अप डाउन जरूर देखने को मिला है। आने वाले समय यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई ने एनबीएफसी को वार्निंग दी है। जो एमएसएमईज को जो लोन दिया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पे वार्निंग दी गई है। तो यहाँ पे आरबीआई का कहना है कि जो एमएसएमईज को लोन दिया जा रहा है एनबीएफसी की तरफ से उसमें काफ़ी जो बातें हैं यहाँ पे उसको क्लियर नहीं किया जा रहा है और रिस्क बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें एमएसएमईज को लोन बांटने में। तो यहाँ पे आरबीआई का कहना है कि जो जीएसटी फाइलिंग में कैश फ्लो के इंफॉर्मेशन में जो जानकारी निकल के आ रही है कि एमएसएमईज को लेकर इस समय एनबीएफसी अपना रुख बिल्कुल क्लियर करके नहीं चल रहे और काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे। ये आने वाले समय इनके बिजनेस के लिए घातक हो सकता है। आरबीआई का ये भी कहना है कि एनबीएफसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जो एमएसएमईज है वो समय पे अपना पेमेंट चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे, उनकी क्रेडिट स्कोर कैसा है और आने वाले समय वो समय पे अपना पैसा चुका पाएंगे कि नहीं, ये जानकारी लेके उनको फिर बिजनेस के आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कुल मिला के लोन बांटने से पहले अच्छे से सेहत को समझना चाहिए उनको, जो जिनको वो लोन बांट रहे हैं। तो आरबीआई क्लियरली ये कह रहे हैं कि क्रेडिट स्कोर देख के उसके बाद में किसी भी एमएसएमईज को लोन बांटे, आगे जाके वो डूबे नहीं पैसा। आरबीआई चाहती है कि आने वाले समय बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत हो, एनबीएफसी भी जो अपने बिजनेस को रिस्क के साथ आगे बढ़ा रहे वो बिल्कुल बंद करे और आने वाले समय पूरी तरह से साफ और सुरक्षित बिजनेस करे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ने तो ऑलरेडी पहले से ही अनसिक्योर्ड लोन बांटना कम कर दिया है। उन्होंने अपनी रिस्क को कम करने की कोशिश शुरू की है और अपने बिजनेस को अलग तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे ये जो आने वाले समय जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस अब शुरू हो चुके हैं। इन्होंने अपने जियो साउंड बॉक्स की भी शुरुआत कर दी है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और अब ये डिवाइस हर छोटे शहर, हर कस्बे, गांव में आपको आने वाले समय दिखाई देंगे। तो ये ऑडियो अलर्ट है जो आपने देखा होगा इससे पहले पेटीएम वगैरह में या फिर फ़ोनपे में।
तो जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, उसके बाद में वहाँ पे एक मैसेज आता है ऑडियो, जिसमें कहा जाता है कि ये जो पेमेंट है वो डन हो चुका है। तो ये जो अब नया इनका जियो साउंड बॉक्स है, यह आने वाले समय में रिप्लेस करेगा उन लोग पेटीएम को और दूसरे जो भी आप भारत पे वगैरह को, क्योंकि ये चार्जेस के मामले में देखो उनसे कम मंथली चार्ज यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं और बहुत सारी दूसरे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आने वाले समय पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे जैसे जो यहाँ पे जो आप देखें जो इनके जो साउंड बॉक्स है उसकी जगह ये अब कंपनी अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। और इन्होंने इसको सक्सेसफुल, इसका टेस्टिंग हो चुका है। तो आप देखें कि इन्होंने पहले अपने टियर 2 में स्मॉल और मेट्रो सिटीज़ में इसकी टेस्टिंग कर ली है, जिसमें आप देखें तो जयपुर, इंदौर, लखनऊ में इनका यहाँ पे आने वाले समय ये बिजनेस टेस्ट हो चुका है। आने वाले समय हर जगह पे अब ये आपको साउंड बॉक्स दिखाई देंगे। तो कुल मिला के इन्होंने एक बड़ी तैयारी कर ली है और 2024 के एंड तक इस साल यह लॉन्च कर देंगे अपना जियो पेमेंट का ये साउंड बॉक्स। तो बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, इन्होंने पूरी टेस्टिंग कर ली है, छोटी सिटीज़ में भी और बड़ी सिटीज़ में भी, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। तो अब आप देखिए इसके जो चार्जेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे, क्योंकि आपने देखा ही है जियो हमेशा ऐसा ही करता है। हो सकता है कि पहले फ्री में ही ऑफर कर दे साउंड बॉक्स, जिस तरह से अगर आप देखें तो इन्होंने जियो की जब फ़ोन की शुरुआत की थी तो लोगों को जियो का फ्री में फ़ोन भी ऑफ़र किया था, उस साथ में डाटा भी फ्री था। उसी हिसाब से अगर ये लोगों को जो मंथली सब्सक्रिप्शन से एक बार छूट दे दे और फ्री में शुरू कर दे तो बहुत जल्द इनका जो बिजनेस है दूसरे जो साउंड बॉक्स का भारत पे, फ़ोन पे, उनका बिजनेस ये ले सकते हैं और इसमें एक अच्छी संभावना बन सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय एक ज़बरदस्त कंपटीशन मिल सकती है इन दूसरे साउंड बॉक्स को और ये कंपनी इस मामले में आगे बढ़ सकती है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसका असर बिजनेस पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम इसके मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज दिखाई देगी 47.12% के आसपास। लेकिन आपको ये पता होगा कि यहाँ पे इन्होंने क्वार्टर 2 के दरमियान अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया था प्रमोटर ने, यानी डीमर्जर के बाद होल्डिंग को बढ़ाया गया था। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है एफआई और एपीआई की तरफ से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली गई है। उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम की है। 19.83% की होल्डिंग थी क्वार्टर 3 में, जो क्वार्टर 4 में 19.45% के आसपास आई है। और एफआई की संख्या भी यहाँ पे घटी है, 1051 थे वो घट के 1002 के आसपास आ गए। इसके अलावा देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है। 4.91% की होल्डिंग थी क्वार्टर 3 में, जो घट के 4.74% हो चुकी है। और म्यूचुअल फंड की संख्या भी यहाँ पे कम हुई है, जो 35 थे वो घट के 30 के आसपास आ गए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है। 32.99% होल्डिंग थी क्वार्टर 3 में, जो 32.12% के आसपास आ गई। तो यहाँ पे एफआईडी और म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब यहाँ पे एक फ्रेश शुरुआत हो सकती है, कोई चिंता की बात दिख नहीं रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि आने वाले समय इसके क्या टारगेट रह सकते हैं, तो यहाँ पे देख लो क्लियरली, अगर आप स्टॉक को 2027 तक होल्ड करते हो तो इसमें आपको 810 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और 840 का दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके पीछे वजह कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है इनका, और आने वाले समय में कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस में और निवेश करेगी और इनका कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में ये जो टारगेट है ये देखने को आराम से हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कम से कम अगर आप 2030 तक के लिए स्टॉक को होल्ड कर लेते तो जो फर्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो 1325 के आसपास है और सेकंड टारगेट वो 1410 के आसपास है, 1400 को पार कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी का जो इस समय पी रेशियो वो 5112.23 के आसपास है और पीबी रेशियो 8.17 के आसपास है और बुक वैल्यू इसकी 37.25 की है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव साइन दिख रही है कि कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है आने वाले समय, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी रह सकती है और ऐसे में एफआई का इन्वेस्टमेंट भी इस तरफ आएगा और ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है, यानी आने वाले में 2030 तक ये टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है कि खरीदारी करे और ये आने वाले समय आराम से स्टॉक 1400 तक जा सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का ये मौका बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।